बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके पश्चात में इस सत्र के द्वितीय वक्ता श्री इंदर भगत जी, प्रदेश अध्यक्ष जनजाति गौरव युवा सम्मान को सादर आमंत्रित। बोलिए भारत माता की। सबका आवाज नहीं आया है, इतना जोर से आवाज करना है कि दोपहर में भोजन के बाद का जो स्वाभाविक नींद है वो नींद दूर हो जाए। जोरदार स्वर में बोलेंगे भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, भगवान बिरसा मुंडा की, शहीद वीर नारायण सिंह की, भारत माता की। आज पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के इस सभागार में आयोजित इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी जो भारतीय जनजातियां उनके सांस्कृतिक विरासत एवं महानायकों की भूमिका पर आयोजित किया गया है। इसमें अभी के सत्र में मुझे बोलने का अवसर मिला। जैसे मैंने शुरू में कहा कि यह बहुत कठिन सत्र है, क्योंकि दोपहर के भोजन के तुरंत बाद का सत्र है और दोपहर का भोजन अगर गर्मा गर्म मिल जाए, गर्मा गर्म भोजन हो तो शरीर का ऐसा स्वभाव है कि गर्म भोजन करने के बाद स्वाभाविक नींद आता है। तो आप लोगों का स्वाभाविक दुश्मन बनकर मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूं, मगर फिर भी मैं अपने संक्षिप्त उद्बोधन में मैं जनजातीय अस्मिता के ऊपर अपनी बात रखने का प्रयास करता हूं। आज के इस सत्र में उपस्थित मंच पर वनवासी विकास समिति के सम्मानीय सहसचिव छत्तीसगढ़ प्रांत के श्री राजीव शर्मा जी, अभी जिनका हम लोगों ने उद्बोधन सुना, ऐसे डॉक्टर प्रकाश मसराम जी, सामने में उपस्थित इस विश्वविद्यालय के सम्मानीय कुलगुरु डॉक्टर वी के सारस्वत सर जी, सम्मानीय कुल सचिव आदरणीय चंद्रभूषण मिश्र जी, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय वैभव भैया, हमारे युवा कार्य के प्रांत प्रमुख जितेंद्र ध्रुव जी, आदरणीय हमारे बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हम सबका हमेशा मार्गदर्शन करते हैं राजाराम कटारा जी सहित यहाँ पर उपस्थित सामाजिक कार्यकर्ता, प्राध्यापक गण, सहायक प्राध्यापक और बड़ी संख्या में उपस्थित यहाँ पर विभिन्न विश्वविद्यालय महाविद्यालय से उपस्थित प्राध्यापक गण, सहायक प्राध्यापक गण, रिसर्च करने वाले आत्मीय छात्र एवं छात्राएं। साथियों, सुबह से ही लगातार हम लोग 11 बजे से हमारे कई वरिष्ठ वक्ताओं के माध्यम से सुन रहे हैं कि जनजातियां किस प्रकार की होती हैं, जनजाति समाज की किस प्रकार की धारणा हमारे देश में अंग्रेजों ने स्थापित किया है। उसी कड़ी में अभी का जो सत्र है वह सत्र है जनजातीय अस्मिता अर्थात जनजाति पहचान को देखने के लिए। हमारे बीज वक्ता आदरणीय वैभव भैया ने अपने 1.25 घंटे के उद्बोधन में पूरे 3 दिन का सार रख दिया है। यह पूरा 3 दिवस उन्हीं के दिखाए रास्ते पर, उन्हीं के बताए मार्ग पर चलने वाला है। अभी कुछ बातें हो सकता है कि मैं उन बातों को रिपीट करूं जो उन्होंने कहा है। साथियों, जनजातीय अस्मिता की जब हम बात करते हैं तो भारतीय देश में 200 सालों तक इस देश को गुलाम बनाने वाले, इस देश को उपनिवेश बनाने वाले अंग्रेजों ने, चूंकि भारतीय वन क्षेत्र में जिस प्रकार से अंग्रेजों को हानियां हुई, उनके जवान मारे गए, उनके लिए हमेशा वो डिफीटेड एरिया था, उसके खींच पर, उसके गुस्सा को उन्होंने भारतीय जनजातियों के चेहरे को, भारतीय जनजातियों की अस्तित्व को, अस्मिता को, पहचान को विकृत करके अपना गुस्सा निकाला। और कैसा गुस्सा निकाला? उन्होंने कहा कि भारतीय समाज अनसिविलाइज्ड है, भारतीय समाज असभ्य है, और खासकर उन्होंने जनजाति समाज को उस रूप में उकेरा। आज दुर्भाग्य है कि जैसा अंग्रेजों ने जनजातियों के चरित्र को, चित्र को विकृत किया है, आज दुर्भाग्य से आजादी के 79 साल बाद भी वही चीजें चली आ रही हैं। जब भी हम लोग आदिवासी शब्द सुनते हैं, वनवासी शब्द सुनते हैं, जनजाति शब्द सुनते हैं, तो हमारे मन में, हमारे दिमाग में सहसा कैसा चित्रण सामने आता है? लगता है कि बहुत ही असभ्य, बहुत खतरनाक प्रकार के, बहुत अपराधी प्रकार के, कम पढ़ा लिखा समाज, बेबस समाज, लाचार समाज, जिसको मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है, जिसे हमें सहारा देने की आवश्यकता है, आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे सम्मानीय कुलपति जी ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि यह कार्यक्रम स्व का बोध कराने का कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम जनजाति समाज का जो अपना स्व है, अपना स्वत्व है,
उसका अपना स्वरूप, उसकी अपनी स्वभाषा, उसका अपना स्वभाव, उसका अपना स्वधर्म, उसका स्वाभिमान, स्वाधीनता के प्रति उसका दृष्टिकोण, अपने स्व का जागरण का, अपने स्व का बोध कराने का यह कार्यक्रम है। और वाकई में जैसा हमारे माननीय वैभव भैया ने पूरा 1.25 घंटा में हम सबको मार्गदर्शन किया, उसको सुनने के बाद लगा कि वास्तव में जैसा चित्रण हमारे दिमाग में जनजाति समाज के बारे में खींचा गया है, वह तो बिल्कुल भी उलट है, बिल्कुल दूसरा है, बिल्कुल अलग है। आज यह कार्यक्रम देखने का है कि हमारा अपना स्व क्या है। मैं 2 उदाहरण बताता हूं, उसके बाद मैं अपनी कहानी और अपनी बात शुरू करता हूं। एक बार भोपाल हम जानते हैं कि 2000 सन से पहले हमारा छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, हमारा राजधानी भी भोपाल हुआ करता था। उस भोपाल में बड़वानी के 2 विद्यार्थी, भील विद्यार्थी, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक का एडमिशन करने आए। बीटेक में एडमिशन लिए, जैसे आप लोग में से भी ज्यादातर लोग अलग अलग स्थानों से यहां पर आए होंगे, और यहां पर जब प्रवेश लिए होंगे उसके बाद जो सबसे जरूरी आवश्यकता होता है वह रूम की आवश्यकता होता है, कहां पर रह करके हम कॉलेज आना जाना करेंगे। उन्होंने बीटेक में एडमिशन लिया कॉलेज में, उसके बाद रूम खोजने की बारी आई तो भोपाल में एक बड़े चौराहा को पार करके एक कॉलोनी में गए। जब कॉलोनी में पहुंचे, रूम को देखे, रूम पसंद आया तो रूम के मालिक से संवाद हुआ। संवाद क्या था? विद्यार्थियों ने कहा हमें रूम चाहिए। मालिक ने कहा कहां से आए हो? उन बच्चों का जवाब था हम बड़वानी से आए हैं। मालिक का दूसरा सवाल था क्या करोगे यहां रहकर? उन बच्चों ने कहा कि यहां रहकर हम फलाना कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई करेंगे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे। मालिक का तीसरा प्रश्न था तुम लोग किस समाज से आते हो? साथियों, उन बच्चों का जो जवाब था वही जवाब इस कार्यक्रम का स्व का बोध कराने का कार्यक्रम है। उन बच्चों का जवाब था आपके घर पहुंचने से पहले, आपके कॉलोनी पहुंचने से पहले जो चौक पड़ा, वो चौक में एक बहुत बड़ी आदम कद की प्रतिमा खड़ी है, एक बहुत बड़ी मूर्ति खड़ी है। वह मूर्ति महान क्रांतिकारी टांट्या मामा भील की है, हम उस समाज से आते हैं। कैसा गजब का जवाब था। वो बोल सकते थे हम भील बच्चे हैं, हम जनजाति हैं, हम आदिवासी हैं, लेकिन उन्होंने जवाब क्या दिया? उन्होंने अपने आप को महान क्रांतिकारी टांट्या मामा भील के साथ जोड़ा और बताया कि हम उस समाज से आते हैं जिस समाज से टांट्या मामा भील जैसा महान योद्धा जन्म लिया है। मैं एक दूसरा उदाहरण बताता हूं। अभी 29 अक्टूबर, लगभग 1.25 माह पहले 29 अक्टूबर बाबा कार्तिक उरांव जी का जन्म शताब्दी वर्ष पूरा हुआ। उनके जयंती के 100 साल पूरा होने पर हम लोगों ने अंबिकापुर में उनके नाम के चौक का भूमि पूजन का एक कार्यक्रम रखा। उस कार्यक्रम की तैयारी हम लोगों ने 15 दिन पहले से की। पूरे छत्तीसगढ़ में उनके नाम का एक भी चौक नहीं है। दुर्भाग्य है कि आजादी का 79 साल, मगर हमारे जनजातीय अस्मिता के प्रतीक रूप में हमारे जनजातीय महापुरुषों के नाम में हमारे प्रदेश के अंदर में बहुत कम चौक चौराहे हैं। जब उनके नाम के चौक का भूमि पूजन तय हुआ, उस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने इनवाइट किया, और उस कार्यक्रम में जब हम लोगों ने पूरे समाज को बताया कि बाबा कार्तिक उरांव जी के नाम का भूमि पूजन चौक का होने जा रहा है, आप सब लोग आइए। साथियों, मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि एक सूचना पर सरगुजा संभाग का 15,000 से ज्यादा जनजाति समाज के लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा में, पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ में, बिना किसी प्रकार के सरकारी गाड़ियों के, बिना किसी प्रकार के सरकारी सुविधाओं के, अपना पैसा लगाकर, अपना समय लगाकर वह समाज इकट्ठा होता है। जब स्व का बोध होता है, जब स्व का जागरण होता है, तब इस प्रकार की स्थितियां निर्मित होती हैं। यही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब देश का आजादी का 75 साल पूरा हुआ 2022 में, तब उन्होंने देश में आजादी का अमृत महोत्सव काल का घोषणा किया और उन्होंने देश से आह्वान किया कि हमें इस आजादी को प्राप्त करने के लिए ऐसे हजारों लाखों वीर और वीरांगनाएं हुए हैं जिनको देश जानता नहीं है, ऐसे अनसंग हीरोज को खोजने का, उनको जानने का यह अवसर है। यही कारण है कि जब हम लोग यहां पर प्रवेश कर रहे थे तो 50 से ज्यादा जनजाति नायकों का प्रदर्शनी के रूप में उनका फोटो, उनके बारे में नीचे हम लोग प्रदर्शनी का अवलोकन किए हैं। साथियों, यह सुनहरा अवसर है कि जिस समाज के बारे में हम लोग आज यहां पर जानने सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं,
चिंतन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आखिर में आज यह आजादी के 79 साल के बाद में ऐसी क्यों आवश्यकता पड़ी है। हम लोग जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ की आबादी में 30.60%, लगभग 30 से ज्यादा प्रतिशत इस जनजाति समाज की आबादी है। 42 प्रकार की जनजातियां हैं, गोंड, कंवर, उरांव, चेरवा, पंडो, बैगा, नगेसिया, किसान, मुंडा, खैरवार, ऐसी 42 प्रकार की जनजातियां हैं। और अगर आंकड़ों की बात करें तो 78,22,902 ऐसा 2011 की जनगणना में ऐसा संख्या निकाला गया है। इतना बड़ा समाज जो चलता फिरता हर 3 में से एक व्यक्ति इस समाज का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे अगर पंडित सुंदरलाल विश्वविद्यालय का भी आंकड़ा निकालें तो यहां भी हम पाएंगे कि बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी जनजाति समाज से आते हैं। अगर सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग को देखें तो ये दोनों संभाग के सभी जिलों में वहां की जो आबादी है उसका 65% से ज्यादा आबादी इस जनजाति समाज का है। मतलब हर चलता फिरता 3 में से 2 व्यक्ति जनजाति समाज के हैं। अब इतना बड़ा समाज जो हमारे छत्तीसगढ़ में निवास करता है, इतने बड़े समाज के बारे में जाने बिना, इतने बड़े समाज के पहचान को सही रूप में समझे बिना, क्या हम इस समाज को इस देश के नवनिर्माण में, जैसा इस समाज ने इस देश को आजाद कराने के लिए 900 सालों तक संघर्ष किया, क्या जब देश अपने आजादी के शताब्दी वर्ष में 2047 में जब विकासशील से विकसित राष्ट्र की श्रेणी में प्रवेश करेगा तो क्या इस समाज के स्वाभिमान को जगाए बिना, इस समाज के पहचान को सही रूप में जाने बिना, क्या यह समाज की भूमिका, क्या इस समाज का योगदान इस देश को आगे बढ़ाने में हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। साथियों, इस जनजाति समाज की अस्मिता पहचान के कुछ बिंदुओं पर मैं आपसे चर्चा करता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि जिस समाज के बारे में हमें इतना झूठी बातें, फर्जी बातें बताई गई हैं, यह समाज कितना श्रेष्ठ है। कई बार चर्चा होता है कि हमें इस समाज को मुख्य धारा में लाना है। सुनने में भी बड़ा अजीब लगता है, मुख्य धारा में लाना है। अभी मैं कुछ बातें रखूंगा तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में यह समाज मुख्य धारा में है या हम इस मुख्य धारा से लीक से हटकर बाहर चले गए हैं। मैं कुछ बातें रखता हूं। इस समाज में हम देखते हैं कि यह समाज अत्यंत स्वाभिमानी समाज है। जैसे वैभव भैया ने भी बताया कि यह समाज कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। तो यह बात तो हमें समझ में आ गया कि देश का कोई भी कोना हो, ट्रेन में हो, मंदिर के बाहर हो, चलता फिरता कहीं भी, इस समाज का एक भी व्यक्ति किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। मेहनत का समाज है, खूब परिश्रम करता है ऐसा समाज, मगर भीख नहीं मांगता। हमेशा पूरे समाज के लिए अच्छा सोचता है, समाज के लिए कुछ अच्छा करने का भाव रखता है। यह समाज कभी भी गुलामी की बेड़ियों को स्वीकार नहीं करता। गुलामी का सबसे पहले प्रतिकार करने वाला समाज, गुलामी की बेड़ियों के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाने वाला समाज, से देखने वाला समाज। आज देखिए, आजादी का 79 साल हो गया, अगला साल हम 80 साल पूरा करेंगे। 79 साल बाद भी आज भी हम समाचार पत्रों को उठाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे समाज में ही, जिस समाज को हम लोग वेल क्वालिफाइड समाज, वेल क्वालिफाइड सोसाइटी, वेल एजुकेटेड सोसाइटी बोलते हैं, उसी सोसाइटी के अंदर में हमारी बेटियों को, हमारी बहुओं को दहेज के नाम पर आग के हवाले कर दिया जाता है, मारकर फांसी में टांग दिया जाता है, छत से ढकेल दिया जाता है, गला घोंटकर मार दिया जाता है। यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कितना बड़ा महापाप है। लेकिन जिस समाज के बारे में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, इस समाज में चाहे वह उरांव हो, गोंड हो, कंवर हो, चेरवा हो, पंडो हो, बैगो हो, 705 प्रकार की जनजातियां इस देश में हैं, मगर इतने जनजातियों में एक भी बेटी की हत्या दहेज के नाम पर नहीं की है। वह श्रेष्ठ समाज, वह जनजाति समाज है। एक भी बेटी की हत्या नहीं की है हजारों सालों के इतिहास में, सिंगल ऑफ वन। मैं एक की बात कर रहा हूं। आज आप बड़े बड़े क्लिनिक में चले जाइए, इतना पढ़ा लिखा समय, हमारे माननीय कुलपति जी बता रहे थे, कोनी में ही 3 बड़े विश्वविद्यालय हैं, हमारे सरगुजा में एक विश्वविद्यालय, रायपुर में अनेक विश्वविद्यालय, देश के कोने कोने में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, स्कूल, सब कुछ। आप क्लिनिक में चले जाइए, बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड लगा मिलता है, यहां पर लिंग परीक्षण करना क्या रहता है? यहां पर लिंग परीक्षण करना दंडनीय अपराध है। इतने पढ़े लिखे समाज में जब हमने आजादी का 75 साल पूरा कर लिया,
अगले 20 साल में आजादी का 100 साल पूरा करेंगे। उस पढ़े लिखे समाज को बताया जाता है, डराया जाता है, कानून का डर दिखाया जाता है कि यहां पर लिंग परीक्षण करना दंडनीय अपराध है। यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे कोख में पल रहा बच्चा केवल इसलिए मार दिया जा रहा है कि वह बेटी जन्म लेने वाली है। मगर मैं उस समाज का प्रतिनिधित्व करता हूं, उस समाज के बारे में बताने के लिए साल की परंपरा में एक भी बेटी की हत्या कोख में नहीं की है। वह श्रेष्ठ समाज जनजाति समाज है। एक भी बेटी की हत्या नहीं की है, ना कोख में की है, ना दहेज के नाम पर की है। हमारे यहां विधवा विवाह का प्रचलन है। आपको मालूम होगा राजा राममोहन राय जिन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया, उस समय समाज ने उनका प्रतिकार किया, विरोध किया। भारत को यह समझने में भी 70 साल लग गए कि जो महिला विधवा हो गई, जिसका पति मर गया, उसका भी विवाह होना चाहिए, उसका भी विवाह का अधिकार है। इस बात को, इस देश के समाज को समझने में 70 साल लग गए। लेकिन हमारे समाज में हजारों साल की परंपरा में हमारे यहां जो विधवाही होती हैं, उनका विवाह स्वाभाविक रूप से होता है, सहज रूप में होता है। वह श्रेष्ठ समाज जनजाति समाज है। हमारे यहां वधू मूल्य प्रथा चलता है। आप दूसरे समाज में चले जाइए, आप देखेंगे कि लड़का पक्ष को लड़की पक्ष वाले खोजने आते हैं। मतलब लड़की पक्ष शादी करना हो तो लड़का खोजने जाता है। सही बात है कि नहीं है? लड़की पक्ष वाले लड़का खोजने जाते हैं, और जब खोजने जाते हैं तो लड़का पक्ष भाव खाता है कि मेरे को फॉर्च्यूनर चाहिए, मेरे को इनोवा चाहिए, मेरे को यह चाहिए, मेरे को वह चाहिए। लेकिन जनजाति समाज में आप देखेंगे, कोई भी जनजाति समाज हो, सभी जनजाति समाज में वर पक्ष वधू खोजने जाता है, लड़का पक्ष लड़की खोजने जाता है। और जब रिश्ता तय होता है दोनों पक्षों के सहमति से, तो केवल रिश्ता तय नहीं होता, जब बड़ा मेहमानी होता है तो लड़का परिवार अपने साथ में कपड़ा, चादर, चावल, दाल, सब्जी, पैसा सब कुछ लेके जाता है और लड़की पक्ष को देता है और कहता है कि अब हमारा दोनों परिवार का रिश्ता पक्का है। यहां तक कि जब लड़की का परिवार गरीब होता है, कमजोर होता है, उस लड़की के परिवार का पूरा शादी का खर्चा भी या वर पक्ष लड़का पक्ष उठाता है। ऐसा श्रेष्ठ समाज वह जनजाति समाज है। आज लिंगानुपात की चर्चा पूरे देश में हो रही है। अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, हमारे कोरिया के बैकुंठपुर में लिंगानुपात पर एक बहुत बड़ा संगोष्ठी हुआ कि लिंगानुपात मतलब 1000 पुरुषों में लड़कियों की संख्या कितनी है। आप देखेंगे कि जनजाति समाज को आप छोड़ दीजिए, जनजाति समाज को छोड़ दीजिए तो आप पाएंगे कि सभी समाजों में 1000 लड़कों में 1000 लड़कियों की संख्या ना होकर बहुत कम है। केवल लिंगानुपात को सही रूप में बरकरार रखने वाला, लिंगानुपात को बनाए रखने वाला अगर इस देश में कोई समाज है तो वह जनजातीय समाज है। इतना श्रेष्ठ समाज जो वास्तव में भारतीय मूल्यों को जीता है, भारतीय संस्कृति को जीता है। हमारे समाज में नवरात्र में हम 9-10 दिन का उपवास तो रखते हैं, हम बोलते भी हैं या देवी पर्दा रेसु। हम लड़कियों को, बेटियों को देवी रूप में मानते हैं, मां रूप में मानते हैं, मगर क्या उसको हम जीते हैं क्या? यह विचार करने की आवश्यकता है। इसके साथ में साथियों, आज हम देखते हैं हमारे देश की परंपरा है अतिथि देवो भवा। जब हम लोग आए तो आप लोगों ने स्वागत किया, लगातार स्वागत करते हैं, घर में भी करते हैं। आज हम देखते हैं कि अतिथि देवो भवा को साक्षात जीने वाला अगर कोई समाज है तो इस देश का जनजाति समाज है। हम जिस समाज को बोलते हैं, जो मैंने कहा कुछ वेल क्वालिफाइड और वेल एजुकेटेड सोसाइटी। आप बड़े बड़े घर में चले जाइए, 3 तले का घर है, 4 तले का घर है, बड़े बड़े गाड़ी हैं, बड़े बड़े आशियाना है, महल जैसा घर है, और दरवाजे में क्या लिखा मिलता है? दरवाजा में क्या लिखा मिलता है? क्या लिखा मिलता है? कुत्तों से। तो हम तो बोल रहे हैं कि अतिथि देवो भवा। तो अतिथि जो देवता है वो तो बाहर उसी को देख के डर जा रहा है। जब वो देखेगा बाहर दरवाजा में कुत्तों से सावधान, क्या उसका मन करेगा बेल बजाने का? वह तो पहले से ही डरा हुआ है देवता, और जब बेल बजाएगा तो उसको लगेगा पता नहीं दरवाजा खुलेगा, शेर जैसा कुत्ता आएगा, उसको हपक जाएगा। इतना डरा सहमा, बहुत डरा हुआ होकर के वह बेल बजाता है। अतिथि देवो भवा को साक्षात जीने वाला समाज, सामूहिकता में विश्वास करने वाला समाज, समुदाय में सहयोग करने वाला समाज। हमारे माननीय कुलपति जी बोल रहे थे कि यहाँ पर
हम ऐसा बैठे हैं जैसे एक दूसरे को पीठ दिखा रहे हैं, लेकिन आप कर्मा का नृत्य देख लीजिए, सरहुल का नृत्य देख लीजिए, शादी का नृत्य देख लीजिए, वो जो नाचते हैं एक दूसरे को पीठ नहीं दिखाते, उनका दर्शन देखिए, उनके नृत्य का उत्सव का दर्शन देखिए, कहीं भी एक दूसरे को पीठ नहीं दिखाते, जोड़ा के नाचते हैं, सिंगल डांस नहीं करते। आप जनजाति समाज को छोड़ के दुनिया के किसी भी समाज को देख लीजिए, उनके नाचने का तरीका को देख लीजिए, उनके उत्सव मनाने के तरीका को देख लीजिए, आप पाएंगे कि वो सब कोई नागिन डांस कर रहा है, कोई सिंगल डांस कर रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। केवल जनजाति समाज एक ऐसा समाज है जिसके नृत्य में भी सामूहिकता का दर्शन होता है। नाचेंगे भी तो साथ में, लड़ेंगे भी तो साथ में, बलिदान भी होंगे तो साथ में। इस भाव को साक्षात जीने वाला समाज वह जनजाति समाज है, जिसको हमारे भारतीय दर्शन में कहा गया है संगच्छध्वम संवधध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। एक साथ चलेंगे, एक साथ बढ़ेंगे। साथियों, आज दुनिया के अंदर में पर्यावरण बचाने की भयंकर चर्चाएं हो रही हैं। ये सब विशेषताएं उस समाज की बता रहा हूं जिस समाज के लोग विश्वविद्यालय, बड़े बड़े विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ते, उनके यहां कोई वेबिनार नहीं होता, कोई सेमिनार नहीं होता, बड़े बड़े लेक्चर नहीं होते, मगर भारतीय मूल्यों को, शाश्वत मूल्यों को, भारतीय संस्कृति को अपने जीवन में साक्षात जीने वाला अगर कोई समाज है इस देश के अंदर में, तो जंगल में रहने वाला समाज, गांव में रहने वाला समाज, जो भारतीय मूल्यों को आज भी 100% जी रहा है। हमारे माननीय पूर्व कुलगुरु जी प्रोफेसर वंश गोपाल जी बोल रहे थे संस्कृति और अच्छी संस्कृति के बारे में। यही है अच्छी संस्कृति जो उन्होंने कहा। उन्होंने बोला भी अपने उद्बोधन में कि वास्तव में जनजाति समाज में अच्छी संस्कृति आज भी जीवित है। साथियों, आज पर्यावरण संरक्षण की बात हो रही है। आज देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में लगातार वन काटे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जगह जगह पर पुलिस के साथ में, प्रशासन के साथ में संघर्ष की स्थिति निर्मित हो रही है। आज हम चिंता कर रहे हैं कि आप पृथ्वी कैसे रहने योग्य बचेगा। हम पढ़ते हैं नासा ने अपना एक एरोस्पेस भेज दिया मंगल ग्रह में। मंगल ग्रह में एक ढेला भी मिल जाए, पानी का एक बूंद भी मिल जाए, उसमें लगातार रिसर्च होने लगता है कि वहां पर जीवन की एक उम्मीद देखी गई, संभावना देखी गई। जो पृथ्वी रहने योग्य है, जिस पृथ्वी में 7 अरब से ज्यादा लोग निवास कर रहे हैं, हम उस पृथ्वी को रहने योग्य होने नहीं देना चाह रहे हैं। और जहां पर दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, वहां पर जीवन की तलाश की जा रही है। यह कितनी बड़ी विडंबना है, यह भयंकर विडंबना है कि जहां पर जीवन साक्षात है, हजारों सालों से है, लाखों सालों से है, उस पृथ्वी में लगातार लाखों हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और ऐसे जगह में, ऐसे ग्रह में जीवन खोजने का प्रयास किया जा रहा है जहां पर एक चींटी भी जीवित नहीं रह सकता। यह कितनी बड़ी विडंबना है। अगर पर्यावरण बचाना है, इस धरती को धरती योग्य रहने देना है, इस धरती को मानव जीवन के लिए बनाए रखना है, इस पृथ्वी को बचाना पड़ेगा। अगर आपको पर्यावरण बचाना सीखना है, जनजाति समाज के पास जाना पड़ेगा, जो पर्यावरण के बीच में रहता है, वनों के बीच में रहता है, और केवल एकमात्र ऐसा समाज है जो जल, जंगल, जमीन की बात करता है। कोई ऐसा दूसरा समाज दिखाई नहीं पड़ता जो जंगल को बचाने की बात करे, जल को बचाने की बात करे, जमीन को बचाने की बात करे। साथियों, वास्तव में जनजातीय अस्मिता, जनजाति पहचान की जो बात हम लोग कर रहे हैं, वास्तव में देखा जाए अगर हमें सीखना है, जनजाति समाज की ओर देखना पड़ेगा। वही बात मैंने जो शुरू में कहा, कई बार हमको लगता है कि समाज को मुख्य धारा में लाना पड़ेगा। वास्तव में हमें चिंतन करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि यही एकमात्र ऐसा समाज है जो मुख्य धारा में है। हम मुख्य धारा से भटक गए हैं। हमें इनके पास जाकर सीखना पड़ेगा, हमें इनके पास जाना पड़ेगा, विद्यार्थी बन के जाना पड़ेगा, उनको अपना गुरु मानना पड़ेगा, उनको हमें प्रोफेसर मानना पड़ेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर मानना पड़ेगा, शिक्षक मानना पड़ेगा। विद्यार्थी बन के जाएंगे तो हम सीखेंगे। साथियों, यह शेर समाज है। जंगल में कौन रहता है? जंगल का राजा शेर है, जंगल में जनजाति समाज रहता है। तो इस जंगल में निवास करने वाले इस शेर समाज के बारे में आप जैसे शेर और शेरनियों को लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। बाहर में एक शेर का खाल लगा हुआ है, वो केवल सेल्फी जोन नहीं है, वो केवल फोटो खिंचाने के लिए नहीं है, वो आपको सेल्फ एहसास कराने के लिए है कि आप सेल्फ महसूस करिए, फीलिंग करिए कि आप शेर हैं, और यहां से शेर की भावना को बरकरार रखकर, शेर जैसा बनकर इस 3 दिवस में हम जाएंगे और जनजाति समाज को इस देश के नवनिर्माण में पुनः इसका योगदान हो।
इस समाज को उसी प्रकार का सम्मान देंगे जैसा यह समाज है, जैसा इस समाज की विशेषता है, इसका अस्मिता है, इसकी पहचान है, उसको वास्तव में अपने पाठ्यक्रम में, अपने सिलेबस में उसी उचित स्थान देना अति आवश्यक है और ये हम सब मिलकर ही दे सकते हैं। बस इतना ही कहते हुए मैं अपनी छोटी सी अपनी बात को पूरा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।